वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ गए फिर से आज एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर 3 को देखेंगे। तो हम लोगों ने कल, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर ऑलरेडी है, डायमेंशन इक्वेशन को हम लोग ने इससे पहले के लेक्चर में देखा। तो आज आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन इक्वेशन ये क्या होता था, हम लोग इसमें किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते थे, है ना। तो आज हम लोग इसके बाद की क्लासेस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो ये जो हमारा है दैट इज अ लेक्चर 3 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, यू एंड जी। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि इसके बाद की जो टॉपिक होती है वो होती है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टॉपिक क्या है? दैट इज अ एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Application of dimensional analysis, it means how to convert one form of unit to another। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एक यूनिट को हम लोग दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यूनिट्स में जो सबसे पहली पॉइंट की बात आती है दैट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी from one system of unit to the other। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग सारे जानते हैं, हम लोग ने पहले पढ़ा था कि कोई भी मैग्नीट्यूड होती है, कोई भी मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड होती थी, हम लोग क्या जानते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू क्या होते थे यूनिट। और ये किसके बराबर होते थे? वो होते थे कांस्टेंट। हम लोग ने इससे पहले को लेक्चर देखा था, और जिन्हें समझ में नहीं आ रही है इससे पहले के लेक्चर 2 को आप जरूर देखें, तब आप इस लेक्चर को देखें तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यानी सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एन यू जो होता था, एन और यू कांस्टेंट होता था, और मैग्नीट्यूड जो होती है एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में जाते हैं तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। इस बात को याद रखिए। यानी अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं तो हमने क्या बोला कि एन यू का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। बट अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं तो क्या होगा? तो याद रखिएगा N1 U1 बराबर N2 U2। ये जो हो गई ये आपकी फॉर्मूला हो गई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का। यानी अगर कोई चीज़ अगर ऐसा सिस्टम में दिया है और आपको कहेगा सीजीएस सिस्टम में निकालिए तो उसको हम निकाल सकते हैं। यदि एमकेएस में दिया है, अगर कोई कहे एफपीएस में निकालना है तो हम इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उस यूनिट में हम जा सकते हैं। सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सो if a quantity if a quantity is represented by
represented by MALB और टाइम पे पावर C, then इस फॉर्मूला से याद रखिएगा, देन इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा आपका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2U2 बराबर N1U1, अगर वही अगर आपका N2 बोले क्या हो जाएगा N1 और यहाँ U1 बाई U2, और U क्या है, यूनिट है, और मैंने बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C दिखाते हैं तो जो N2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, N2 बराबर N1, और जो U1 लिखा हुआ था वहाँ पर हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, M पे पावर A और नीचे U1 था तो नीचे M1 होगा, उसके बाद L पे 1 पे पावर B और T 1 पे पावर C, और जो नीचे बाई था नीचे बाई लग जाएगा, और आपका M 2 पे पावर A, L 2 पे पावर B और T 2 पे पावर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये कर देंगे। अब M वाले को एक साथ ले लेंगे, L वाले को एक साथ ले लेंगे और T वाले को एक साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, यानी हम सिंपली कह सकते हैं N1 and the bracket of M1A by M2 and the whole power is A. Similarly, L1 by L2 and the whole power is B, and T1 by T2 and the whole power is C, because ये M एक साथ आ जाएंगे, ये L एक साथ आ जाएंगे, उसी तरह T1 T2 एक साथ आ जाएंगे। पावर दोनों का सेम था इसलिए हम दोनों पावर को एक साथ हम लेके मेंशन कर देंगे। अब यहाँ N1 क्या है, N2 क्या है, M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, अब जरा सा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए यानी लिखेंगे वेयर N2 बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, उसी तरह अगर हम लोग N1 लिखेंगे, N1 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, क्लियर है। नाउ अब यहां से M1 क्या हो जाएगा, M1 बराबर यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, उसी तरह आपका L1 क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम। Similarly, T1 is unit of time in first system. Now similarly, what is M2? M2 is unit of mass in second system. Similarly, L2 is unit of length in second system, and then similarly T2 is unit of time in second system. तो कहा जाता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है तो आपको ये जो फॉर्मूला है, मैं इसको रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये याद किए हुए आपसे डायमेंशन के फॉर्मूलाज नहीं बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितना भी नाक रगड़ के रह जाओ लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा, बिना याद किए
पॉसिबल नहीं है। कोई भी यूनिट को आप किसी भी यूनिट को किसी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, कह रहा है, मैं स्किप कर देता हूँ। या क्वेश्चन है, उम्मीद है, आई होप आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, अगर आप कहो तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 न्यूटन, सॉरी, कन्वर्ट 1 न्यूटन किसमें है भाई? तो हमको पता है कि न्यूटन जो है SI यूनिट है किसका? फोर्स का। इनटू डाइन, डाइन क्या है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। यानी न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला मिले, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले, तो आंख बंद करके आप याद रखिएगा, हम सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन लिखने से पहले आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखिए आपके सामने। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे अगर मान लीजिए इसे करेंगे हम लोग क्या जानते हैं? जानते हैं हम लोग कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसी को अगर लिखें हम लोग kg मीटर, इस ऊपर जाएगा तो -2। और अगर इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन kg के लिए m, मीटर के लिए l, सब पे 1 होगा और t पे पावर -2, दैट इज अ डायमेंशन। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? f बराबर। लेकिन अगर हम लोग लिखें इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? तो f को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर, और जो डायमेंशन फॉर्मूला आया उसको भी हम लोग ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इसको हमको एक सिस्टम से दूसरे में बदलना है। किस में बदलना है भाई? हमको SI से बदलना है CGS यूनिट में। इसलिए लिखेंगे therefore, if N1 U1 and N2 U2 corresponds to SI and CGS units respectively, then हमें क्या पता था ऊपर में कि जो दोनों यूनिट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। और हमने निचोड़ क्या लाया था? ये लाया था ना। अब आप ही बताइए, अगर यूनिट फोर्स का जो डायमेंशन है वो लिखा हुआ है यहाँ, तो हम जानते हैं कि m पे पावर क्या होता है? उसके बाद l पे पावर b और t पावर c। इसको डायमेंशन के बराबर कर दीजिए तो m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पावर -2। लिखते हैं ना? लिखते कि नहीं लिखते हैं? अब देखिए, तो यहाँ से देखिए a किसके बराबर है? गौर से देखिए, m पे पावर a और यहाँ m पे पावर 1 है। a किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। b किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और c किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर। कहाँ से लिखें? इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। और हम लोग क्या जानते हैं कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था
जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग वहाँ पर मेंशन आउट करेंगे। कैसे होगा, तो चलिए देख लीजिए फॉर्मूला ध्यान से, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, N2 बराबर N1 ब्रैकेट M1 बाई M2 पावर A L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 और कितना C। अब आंख बंद करके क्या करेंगे, यहाँ N1 लिखेंगे और देखिए दिया हुआ था किसमें, केजी में, दिया हुआ था किसमें, ऐसा सिस्टम में। तो जिसमें दिया रहता है उसको हमेशा 1 वाला मानिए, जिसमें दिया रहता है उसको 1 वाला मानिए। यानी m के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, केजी, और नीचे m2 मतलब सीजीएस। तो सीजीएस में क्या होगा, ग्राम, और पावर a था। फॉर्स देखिए यहाँ हमने a का वैल्यू कितना लाया है, a का वैल्यू हमने लाया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, लिखेंगे ना। उसके बाद l यानी मीटर में था, यहाँ मीटर होगा, बट नीचे वाला आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा क्योंकि हमको सीजीएस में बदलना है, सेंटीमीटर कर देंगे। और बी पे पावर कितना था, तो बी पे पावर, बी का वैल्यू 1 था, तो यहाँ बी का वैल्यू 1 रखेंगे। और उसके बाद टाइम का वैल्यू होता है सेकेंड, और इसका भी टाइम का वैल्यू होता है सेकेंड, और सी का वैल्यू कितना था, -2, इस टी के वैल्यू जगह रख देंगे -2। ठीक है, अब बताइए हमको यूनिट चेंज करना है, कुछ नहीं करेंगे, सेम रहेगा, N1 लिख देंगे। और देखिए केजी को ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। और नीचे जो आपका ग्राम है वो ग्राम रह ही जाएगा, 1 तो पावर तो 1 रहेगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, और पावर आपका 1 जो था 1 रहेगा। और सेकंड है, सेकंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 1 सेकंड, तो नीचे भी 1 सेकंड, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दोनों में सेम होते हैं। अब पावर -2 रखा तो पावर -2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, कट गया। अब क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आएगा आपका आएगा N1, इस 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर, इससे मान लीजिए सपोज अगर हम N1 का वैल्यू मान लेते हैं कितना, अगर यूनिट में दिया तो मान लेते हैं इस N1 का वैल्यू मान लेते हैं सपोज 1, इस N1 का वैल्यू कितना मान लेते हैं 1, क्योंकि यूनिट में दिया हुआ है, और 1 आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट होता है और दोनों वैल्यू न्यूमेरिकली सेम ही होंगी, तो 1 ही मान लिए। इनटू यहाँ होगा आपका ऊपर वाले ब्रैकेट से 1000, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू करके 1000 इंटू 100 इंटू यहाँ तो 1 ही लिखाएगा, क्यों, क्योंकि 1 पे पावर -2 है, पावर को माइनस हटाएंगे नीचे आएगा 1 पे पावर 2, और 1 पे पावर 2 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, इससे 1 लिख देंगे। अब देखिए गौर से, 3 2 5 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 पे 2 जीरो और आ जाएगा, यानी इसको पावर में अगर लिखेंगे तो 10 पे पावर कितना जीरो है, बस दिखेगा 1 2 3 4 5, 10 पे पावर 5। और जो N2 था याद रखिएगा, जो N1 है दोनों तरफ क्या होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होती है, यानी ये हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5, 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डाइन। क्यों क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर N2 था, वर्ष देखिए ये क्या था आपका N2, और यही वैल्यू कितनी आई, 10 पे पावर के बराबर। और हम जानते हैं N2 क्या है, एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों तरफ सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दोनों तरफ हमने 1 में लिखा, और हमको बदलना था ऐसा सिस्टम। तो हम जानते हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस होती है डाइन, इसलिए 1 के बगल में यहाँ न्यूटन लिखा गया और यहाँ बगल में डाइन लिखा गया, यानी रिलेशन क्या मिला, 1 न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। आप इसे बेशक उतार ले ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं अब चाहूँ मैं आपको कर देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ से एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना, या उतारना हो तो उतार लेना, हाँ लेकिन देखना जरूर, है ना। चलिए मैं फिर से आगे मैं उसको मूव कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसका सेकंड एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन क्या था, हम लोग चेक करते हैं या ड्राइव करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, लेकिन हम लोग सेकंड देखेंगे चेक, क्या करेंगे, चेक।
चेक क्या करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिए। टू चेक द, दूसरा एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल, to check the dimensional correctness, to check the dimensional correctness of a given physical relation। मतलब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, उसके रिलेशन को डायमेंशनली चेक करेंगे क्या वो सही है या नहीं। मतलब इसका क्या हुआ सर, मतलब समझाइए। जैसे हमने लिखा कि क्या लिखा कि जो फोर्स होती है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या, न्यूटन, है ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशनली चेक करेंगे, है ना, कैसे चेक करेंगे, इधर भी आना चाहिए सेम, क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर तो सेम है ही। यदि दोनों तरफ का अगर डायमेंशन सेम हो जाता है, दोनों तरफ का अगर डायमेंशन सेम हो जाता है तो समझ जाइए कि आपका जो इक्वेशन है वो एकदम सही है, आपने जो लिखा है और जो बनाया है वो एकदम सही है। तो डायमेंशनली चेक किया जाता है वो ट्रू है या नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग समझने के लिए एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी फॉर सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। आपको क्या करना है, चेक करना है कि t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी जो फॉर्मूला है क्या ये सही है या गलत है। क्यों, क्योंकि अगर सही होगी डायमेंशन तो दोनों तरफ की चीजें क्या होंगी, वो सेम आएंगी। तो गौर से देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए इसमें दो पार्ट है, एक एलएचएस पार्ट है और दूसरा आरएचएस पार्ट है। तो लिखेंगे सबसे पहले द डायमेंशन ऑफ एलएचएस, बिकॉज देखिए एलएचएस में क्या है टी, और हम टी का डायमेंशन क्या लिखेंगे, m0 l0 t पावर 1। यानी जो हमने डायमेंशन लिखा एलएचएस पार्ट का यानी टी का वो क्या आया m0 l0 t पावर 1। अब लेकिन हम लोग करके देखेंगे किसका, अब हम लोग करके देखेंगे डायमेंशन ऑफ आरएचएस पार्ट, डायमेंशन ऑफ आरएचएस पार्ट, द डायमेंशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस कौन है, तो आरएचएस का कौन सा होगा, हम आरएचएस को लिख सकते हैं 2 पाई, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ लेंथ बटा एक्सलेशन। गौर से देखिए एल क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ, और जी क्या है, डायमेंशन ऑफ एक्सक्रेशन, और रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगा, और 2 पाई आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होती है। लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ बाई डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन, और रूट हटाएंगे तो दोनों की पावर में आ जाएंगी 1/2। और 2 पाई क्या है बाबू, 2 पाई कांस्टेंट, सो इट इज डायमेंशनलेस। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 क्या था, हमने क्यों लिखा, क्योंकि पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 जाएगा। आइए तो हम लोग क्या जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ लेंथ मान लेते हैं सपोज एल, है ना, और डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन होता है एल टी पे पावर -2, ठीक है। और जो पावर 1/2 था ये 1/2 पावर रहेगा ही रहेगा। अब गौर से देख सकते हैं ये आपस में कट जाएंगे, है ना,
और आप खुद देखो t को जब माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t पे पावर 2 और ब्रैकेट में 1/2। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी t। और हम t का डायमेंशन जानते हैं, कितना जानते हैं, ये t का डायमेंशन होता है कितना, m0 l0 t1। अब जैसा आप गौर से देखो RHS पार्ट का भी हमने डायमेंशन निकाला तो वो सेम आया, और LHS पार्ट का भी मैंने डायमेंशन यहाँ निकाला था वो भी क्या आया, सेम आया। तो दो गौर से देख सकते हैं RHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों की डायमेंशन सेम है। बोथ द रिलेशन हम कह देंगे कि ये रिलेशन क्या है, सेम, यानी ट्रू है। सिंस लिखेंगे यहाँ पर, सिंस द डायमेंशन are same on both side, then relation is correct। यानी जो आपकी रिलेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है एप्लीकेशन 2। हम लोग कैसे एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है बस ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन देख लिया हम लोगों ने डायमेंशन चेक करने के लिए। अब जो यहाँ थर्ड एप्लीकेशन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। थर्ड एप्लीकेशन यूज क्या करते हैं, टू ड्राइव रिलेशनशिप between different physical quantities। तो आखिर हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच कि उसके बीच में क्या रिलेशन है और नहीं है ना। तो कह रहा है इसमें याद रखिएगा using same principle of homogeneity of dimension, जैसे पानी पिलाना, dimension, new relation among physical quantities। can be derived if the dependent quantities are known। अब इस थर्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने बिना ये समझ में नहीं है, तो ध्यान समझिए इसको। कह रहा है कि टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो उसको और इसके बीच में क्या रिलेशन है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग को जानना है। लेकिन सवाल है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रिंसिपल के द्वारा हम उसके डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता है कि दोनों डायमेंशन जो होंगे इक्वेशन के दोनों तरफ, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। चलिए इसको समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल को लेना होगा, और न्यूमेरिकल को लेना इसलिए होगा
क्योंकि हम लोग इसको न्यूमेरिकल से ही बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, कह रहा है इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी of a satellite around the earth depend on the universal constant g, mass of earth m, and the circular radius r. Obtain the expression of t using the dimensional analysis. अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये कोई अर्थ है, सॉरी ये कोई अर्थ है और कह रहा है कि इसके ऑर्बिट में चारों तरफ सेटेलाइट घूम रहा है। मान लेते हैं सपोज इस तरह का मान लेते हैं सेटेलाइट घूम रहा है। तो मान लीजिए जो सेटेलाइट राउंड करेगा, कह रहा है इसकी जो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगी, टाइम पीरियड क्या होगी टी, और कह रहा है ये सेटेलाइट डिपेंड करेगा, इसको अर्थ अपने तरफ खींच के रखेगी ड्यू टू किसके कारण से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग जानते हैं जी। और कहता है ये किस पे डिपेंड करेगा, इस अर्थ के मास पे, और इस अर्थ की रेडियस कितनी है उसके भी डिपेंड करेगी, क्या, इसकी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डिपेंड करती है जी पर, एम पर और आर पर। तो अब हम इसको बना के देखते हैं कि आखिर तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। मजेदार चीज है ये है कि जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को शो कर रहा है, मतलब यानी जो आपके टाइम होंगे टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ जी। अगर डायमेंशनल बोल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस चेक करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन बी है p पावर जी ए, उसके बाद m पे पावर b और r पे पावर c। हमने क्यों लिखा ए बी सी, क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए t पे पावर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पावर a, m पे पावर b और r पे पावर c। अब देखिए अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों तरफ डायमेंशन सेम होने चाहिए। उससे पहले हम आपको बताते हैं क्या होगा नहीं होगा। चलिए देखिए, तो टाइम का जो डायमेंशन होता है वो हमने क्या पढ़ा था, m पे पावर 0, l पे पावर 0, सॉरी टाइम का डायमेंशन है m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर हमने पढ़ा था 1, जो कि बराबर होगा g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो लिखा हुआ है, आप पहले g का डायमेंशन निकालें फिर कंपेयर करें, जैसे मैंने ऊपर कंपेयर किया था। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा m पे पावर -a, उसी तरह l पे पावर 3b, इसको हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, एक ही साथ या अलग अलग करके निकाल लेते हैं। यानी देखिए g पे पावर a था, इसलिए यहाँ l पे पावर तो 3 होगा बट यहाँ लिखेंगे a, और उसके बाद t पे पावर -2a, है ना, इनटू फिर मास का था, इनटू तो कर देंगे, इनटू करेंगे m पे पावर b और फिर का टाइम पीरियड यानी रेडियस, तो रेडियस के लिए लेंथ होता है, यानी l पे पावर आपका लिख देंगे c। तो दिक्कत, अब देखिए कैसे कंपेयर किए हैं, अगर वो जानना है तो याद रखिएगा g का हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है ना, और न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 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 केजी स्क्वायर होता है कि नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, केजी का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए तो सवाल है इसको यूनिट हमको निकालना है, तो केजी जो है हमारा किस में है, बाई में है। यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, यहाँ जो केजी है वो किस में है, बाई में है, तो यहाँ लिखा रहेगा केजी का स्क्वायर। अब ये केजी से ये केजी कटेगा, नीचे 1 बचेगा, यानी
इस kg को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो kg पे पावर क्या हो जाएगा -1, m पे पावर तो 2 रहेगा, लेकिन t पे पावर क्या हो जाएगा -2, यानी सेकंड है तो सेकंड पावर -2, यानी डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन बनेगा m पे पावर -1, l पे पावर 2 और t पे पावर -2। और देखिए यहाँ m g पे पावर हमने क्या माना था, a माना था, तो कुछ नहीं होगा, g पे पावर जहाँ जहाँ a था यानी इस पूरे के पावर क्या कर दीजिए, a कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा m पे पावर -a, l पे पावर 2a, है ना, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मीटर स्क्वायर यहाँ का है, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 और 1 जुटेगा 3 हो जाएगा, यानी यहाँ आपकी हो जाएंगे 3, यानी ये हो जाएगा आपका 3a, और यहाँ टी पे हो जाएगा टी पे पावर -2a। गौर से देखिए यही चीज़ को आपके m पे पावर -a, l की जगह 3a और t की जगह पे -2a लिखा गया है, यानी हम इस तरह इसको ड्राइव करते हैं, इस तरह ड्राइव करके उसको हम लोग लिखते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, हमने आपको बता दिया, जिनको नहीं समझ में आया आप यहाँ से भी इसको आप समझ सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए मास का और जी का निकाल लीजिए, फिर वहाँ उसको पुट कर दीजिए। अब देखिए जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, बनाओगे, है ना, कंपेयर करो या इसको लिखना चाहो तो लिख लो, यानी ये हो जाएगा, सॉरी, m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पावर 1। अब देखिए m वाला टर्म को जोड़ दो, m वाला टर्म को क्या करेंगे, जोड़ो, देखो यहाँ गौर से ध्यान देना, यहाँ -a है और यहाँ b है, मैं रेड कलर का ले रहा हूँ, यहाँ -a है और यहाँ क्या है b है, यानी m की वैल्यू हो जाएगी b - a, ठीक है, इंटू था, इंटू तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद l का अगर बात करें, यहाँ 3a है और यहाँ c है, यानी l पे पावर 3a प्लस c, और उसी तरह अगर हम t की बात करें तो t बराबर हो जाएगा, ओहो यहाँ मैंने कम, t यहाँ -2a है और तो कहीं t है नहीं, यानी सिंपली यहाँ हो जाएगा -2a, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कर रहे हैं हमको इससे, इस वाले से कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, अब कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए m दोनों का सेम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m पे पावर 0 और यहाँ गया है m पे पावर b - a, m कट जाएगा, यानी b माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी b बराबर a। उसी तरह l का अगर कंपेयर करेंगे, तो l पे पावर 0 और यहाँ हो जाएगा l पे पावर 3a प्लस c, एल बेस कट गया, यानी 3a प्लस c बराबर कितना 0, यानी 3a बराबर -c, यानी a बराबर -c/3, बोलो कर सकते हैं t बराबर, और टाइम का देखते हैं, अब टाइम का अगर देखेंगे तो यहाँ t बराबर आपका था 1 और यहाँ टिया है t बराबर -2a, बेस कट जाएगा तो यानी -2a बराबर 1, यानी a बराबर -1/2, लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब गौर से देखिए हमको a b c का वैल्यू हमको मिल गया, और t का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g पे पावर a और m पे पावर b, और यहाँ क्या था, और था r पे पावर क्या हो जाएगा c, यहाँ लिख देंगे r पे पावर c। गौर से देखिए डायरेक्टली उसमें साइन रहेगा, बट g a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमने लिखा है -1/2, यानी g के जगह पे लिखा जाएगा a की जगह पे -1/2, और m b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू a के बराबर था और a का वैल्यू हमको यहाँ आया है -1/2, और r और c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू देखिए यहाँ आपको आया होगा, कहीं नहीं आया है, चाहो तो यहीं से निकाल लो, कैसे निकालेंगे, c बराबर -3a, यहाँ से निकाल लो, अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट, ए का दो वैल्यू निकालने कोई फायदा नहीं है, यहीं से आप निकाल लो, सी बराबर डायरेक्ट सी बराबर -3 है, यहीं से हो जाएगा, सी की जगह पे लिखाएगा -3, बोलो कोई दिक्कत,
अब देखिए ए का वैल्यू जो था हमारा क्या था -1/2, तो जहाँ ए लिखे हैं इस ए की जगह क्या लिखेंगे -1/2, इंटू कर दीजिए -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको ऑल ओवर अगर सॉल्व करेंगे तो +3/2 आएगा, यानी इसको अगर हम हटा के डायरेक्ट लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं +3/2, ध्यान रखिएगा +3/2। अब इसको सॉल्व करो, है ना, देखो -1/जी है तो 1 आ जाएगा, और जी पे पावर कितनी हो जाएंगी 1/2, यहाँ भी -1/2 है तो 1/n पे पावर 1/2, और इंटू आर तो सीधे सीधे है तो आर तो सीधे सीधे ही रहेगा, है ना, लेकिन 1/2 है तो 3 अंदर आ जाएगा, नियम कहता है 3 अंदर आ जाएगी, पावर बचेगा 1/2। अब गौर से देखिए टी डायरेक्टली था तो टी डायरेक्टली रहेगा, टी डायरेक्टली ओरिजिनल, अब रूट है तो ये रूट में आ जाएगा जी क्योंकि 1/2 है, और ये भी आ जाएगा रूट में m, और ये क्या हो जाएगा रूट में तो आएगा, रूट में रहेगा लेकिन आर पे पावर कितना हो जाएगा 3। जब सबको रूट के अंदर लाएंगे तो नियम क्या बनेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा अंदर, पूरे के अंदर रूट जी आर क्यू बटा जी एम, दैट इज ये आ जाएगा। और देखिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, और जब हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन एक कांस्टेंट आएगा, तो जी तो होगा कांस्टेंट की जगह यहाँ पर आता है 2 पाई, और जो फॉर्मूला है अंदर आर क्यू बटा जी एम, ये आपका यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि कैसे हम लोग अलग अलग क्वांटिटी के बीच हम लोग कैसे फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपके सामने एक फार्मूला हमने लिया था इसके बीच जिसमें है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी पावर है एम पावर सी, और उसके बीच रिलेशन करना था। हमने क्या किया, स्विच अप, पहले टी का डायमेंशन को हमने क्या कर दिया मेंशन कर दिया, उसके बाद जी का डायमेंशन हमने लिखा, उसके बाद एम का डायमेंशन हमने लिखा यहाँ पे, और उसके बाद आर का डायमेंशन हमने यहाँ लिखा। उसके बाद एम को एक साथ हमने ले लिया क्योंकि बेस सेम होती है, पावर जुड़ती है। उसके बाद हमने एल को ले लिया, उसके बाद हमने टी को लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले से हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया इस वाले को, तो पता चला एक बी का वैल्यू ए के बराबर, सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू -1/2। अब जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था सब पे हम लोगों ने ए का वैल्यू पुट कर दिया, बी का कर दिया और सी का कर दिया। पुट करने के बाद मैथमेटिकली सोल्यूशन करने के बाद ये पता चला कि जब कांस्टेंट हटाएंगे तो 2 पाई तो आएगा, और टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 पाई रूट आर क्यू बाई जी एम। ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी हो गई डायमेंशनल एक्सप्रेशन, हमने यूज़ करके हमने एक्चुअल टी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, है ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखेंगे, क्लास ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो हम लोग कल अगर आएंगे तो हम लोग कल देखेंगे डायमेंशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, डायमेंशनल ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, कल की जो टॉपिक होगी दैट इज़ लेक्चर 4, कल हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन से, दैट इज डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन। हम लोग कल यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे वीडियोस को फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर वीडियोस को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ हो सबसे पहले आपके तक पहुँच जाए। चलिए आज की क्लास हम लोग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।